हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो विद्युत चुंबक हैं उसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत चुंबक हैं, यह 7 नंबर का जो है मैटर है। पहली बात तो ये। दूसरा, इसमें किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। 1 नंबर और 1 नंबर, ये 2 नंबर के एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक ये नंबर का आपके यानी वेरी शॉर्ट जो है क्वेश्चन आएगा। और 2 नंबर का आपके डायग्राम से प्रश्न दिया जाएगा। या तो कहेगा विद्युतीय चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाइए, या किसी वर्ताकार पास में चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने का चित्र बनाइए, या परिनालिका का चित्र बनाइए। तो परिनालिका का पिछली बार प्रश्न आ चुका है, तो इनमें से वो 1 नंबर का प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे एग्जामिनर। और फिर यहाँ पे जो है 3 नंबर का प्रश्न है वो बनेगा इस बार विद्युत जनित्र में से। विद्युत जनित्र में से 3 नंबर का प्रश्न बनेगा और 1-2 नंबर का और प्रश्न बनेगा जिसमें से अंतर पूछा जाएगा। अंतर इस प्रकार से होगा कि अंतर में यहाँ पे एसी या डीसी में से अंतर पूछा जा सकता है, या यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है कि विद्युत परिपथ हैं जो हमारे चुंबकीय जो क्षेत्र होते हैं, विद्युत जो यानी चुंबकीय क्षेत्र हैं उसमें दिक् परिवर्तक की क्या भूमिका है और सर्पी वलय की क्या भूमिका है। ये है 3, 2, 5 और 2, यानी हम कह सकते हैं इस प्रकार से ये 2 इनमें से ही इन्वॉल्व होंगे। 3, 2, 5 और 2 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए, न्यू कंसेप्ट क्लासेज कौन से प्रश्न है, ये लगभग चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। तो इनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न यह है कि स्थायी चुंबक जो है यानी स्थायी चुंबक में होता है अर्थात स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपके पास में है तांबा, कॉपर। बी ऑप्शन आपके पास में है यहां पर इस्पात, और सी ऑप्शन आपके पास में है नरम लोहा अर्थात सॉफ्ट आयरन। डी ऑप्शन है यहां पर जो है चुंबक। खुद आंसर चुंबक ये डी ऑप्शन के अंदर समावेशित कर दिया। तो बताइए स्थायी चुंबक किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो यहां हमें ध्यान रखना है, स्थायी चुंबक वे चुंबक होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र यदि हटा लें तो भी उनमें चुंबकीय क्षेत्र बचा हुआ रहता है। यानी वे चुंबक जिनसे यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए तो भी उनमें चुंबकीय क्षेत्र बचा रहता है, वो स्थायी चुंबक कहलाते हैं। तो इनमें जो प्रयोग होगा वो होगा इस्पात का। ध्यान रखें, नरम लोहे का प्रयोग होता है वो विद्युत चुंबक बनाने में होता है, विद्युत चुंबक बनाने में होता है। और यह विद्युत चुंबक होते हैं अस्थायी। कौन से होते हैं, अस्थायी। और हमें यह भी ध्यान रखना है नरम लोहे का प्रयोग विद्युत यानी जो है जो चुंबक होते हैं विद्युत चुंबक, उसका उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है, जबकि इस्पात से बने हुए जो चुंबक होते हैं उसका उपयोग विद्युत जनित्र में किया जाता है, अर्थात स्थायी चुंबक का उपयोग विद्युत जनित्र में करते हैं। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि हमारा आंसर इसके अनुसार विकल्प में दिए गए विकल्प के अनुसार कौन सा विकल्प होगा, बी विकल्प होगा। तो यह प्रश्न आपने समझ लिया होगा कि स्थायी चुंबक होते क्या हैं और किस प्रकार से यह इनका उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी चुंबकीय क्षेत्र किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने का चित्र बनाइए। लो यहां पे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न में आरबीएससी ने समावेशित कर दिया चित्र। ध्यान रखिए, जो सीबीएसई है या एनसीईआरटी है इनमें 2016 से लेकर 2022 तक जो तमाम विद्युत चुंबक के प्रश्न है वो हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और इन पार्ट में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो 40 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपके जो है परीक्षा में रिपीट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, यदि मैं कह दूं कि यही है, जैसे विद्युत जनित्र 100% है, लेकिन हमें विद्युत जनित्र के साथ साथ विद्युत चुंबक पे भी हमें कमांड करनी है पार्ट में से,
तो देखिए किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने का चित्र बनाइए। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारे पास में क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चित्र कैसे बनाओगे, जो आपके एग्जाम के अंदर कॉपी है उनके अंदर जो क्षैतिज लाइनें हैं उनके ऊपर आप लाइनें खींच देना। ध्यान रखें इन दो चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य, प्रत्येक बल रेखाओं के मध्य समान लंब यानी दूरी होनी चाहिए, तभी समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और यहां पर इसको हम बी लगा के ऐसे दर्शा सकते हैं, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है। ये जो एरो चिन्ह है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं समान चुंबकीय क्षेत्र, चाहे तो आप ऐसे डायरेक्शन बना देना, इस प्रकार से ऊपर नीचे बना देना, लेकिन बेस्ट होगा कि आप कॉपी के इसी प्रकार से डायरेक्शन में बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहां पर देखिए समान चुंबकीय क्षेत्र को क्या है, इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। यह चुंबकीय बल रेखा ही है। आगे हम इसके प्रश्न आएंगे तो हम आगे रिपीट करेंगे। तो चलिए, यह 2 नंबर का प्रश्न आता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यहां हम एक बात याद रखनी है, चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। सदिश राशि का मतलब ऐसी राशियां जिनकी परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो यानी इस चुंबकीय बल जो क्षेत्र है उसका परिमाण भी होगा और इनकी दिशा भी होगी। तो हम कहते हैं ये सदिश राशि है। और भी ऐसी राशियां होती है, जैसे वेग है वो सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है, सदिश राशि के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो भी एक सदिशीय राशि के रूप में जानी जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र और हमारे पास में वेग हो गया। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत माने जाते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यह प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। समान चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से समान चुंबकीय बल रेखाओं को यदि हम दर्शाएंगे तो वो समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। तो न्यू कंसेप्ट क्लासेज की तरफ से यह तीसरा प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए। तीसरा प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। विकल्प चुनिए। सही विकल्प का आपको चयन करना है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। नंबर 1 ए ऑप्शन है, यानी इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। बी ऑप्शन है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है समान रहता है। और डी ऑप्शन है यहां पर प्रश्न ही गलत है, यानी कथन ही गलत है। तो देखिए जिन्होंने पढ़ा नहीं तो उनके लिए कथन तो ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि परीक्षा ही क्यों होती है, ये भी उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है। तो हमें इनके कंसेप्ट देखने हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यह हमारे पास में एक परिनालिका का पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है प्यारे बच्चों। तो यह एक परिनालिका है, अर्थात परिनालिका कहते हैं किसी परि का मतलब होता है पलेटना नलिका, यानी किसी खोखली नली पर जब हम विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर एक बहुत बड़ी लंबी नली है जो बनाते हैं तो उसे कहा जाता है परिनालिका। और परिनालिका के एक बात ध्यान रखना, ये बीचों बीच होती है इसकी अक्ष के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है, लेकिन जैसे जैसे इसके परिधि की ओर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या आती है, कमी आती है, क्योंकि हम कहते हैं बी व्युत्क्रमानुपाती आर
तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में कमी आती है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या आती है, कमी। यानी हम कह सकते हैं हमारा इसके अनुसार आंसर क्या हो जाता है, इनके सिरे की ओर जाने पर घटता है। और यदि प्रश्न पूछ लिया जाए परिनालिका के किसी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तब क्या होगा प्यारे बच्चों, तब समान रहेगा। और यदि हमें पूछ लिया जाए, मान लीजिए परिनालिका के देखे यहां बिंदु लगा के ए पूछ लिया जाए, इस ए पर क्या होगा, तो शून्य होगा। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, लेकिन परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पर समान होता है। जैसे जैसे अक्ष से उसके सिरे की ओर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है। प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, वहां पर यदि ऐसे लिख दिया जाए भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान इनके सिरे से अक्ष की ओर जाने पर, तब देखना सिरे से अक्ष की ओर जाते हैं तो दूरी घटती है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहां अक्ष से इसके सिरे की ओर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है। तो यह विकल्प आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट विकल्प के बारे में, नेक्स्ट प्रश्न चौथा प्रश्न है, वो क्या कहता है। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है कि किसी छड़ के चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखा खींचिए। प्रश्न 4 है, किसी छड़ के चारों ओर चुंबकीय बल रेखा खींचिए। चुंबकीय बल रेखा खींचिए, किसी छड़ के चारों ओर चुंबकीय बल रेखा खींचिए। तो चलिए हम इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में यह एक चुंबक है, इसका एक सिरा N है, एक सिरा S है, और यहां पर जो बल रेखाएं इस प्रकार से खींचनी है, यहां से ये जाएगी, यहां पे यह जाएगी, और यहां से इस प्रकार से ये होती है। अभी हम इसको समझते हैं और ये डायरेक्शन क्या है। तो यहां पर यह हमने इसका चित्र बना दिया, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को हमें दर्शाना है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है वो ये याद रखना, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई प्रतीत होती है, वह दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, तथा चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हमेशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होगी। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं इस प्रकार से, ये उत्तरी ध्रुव से हमेशा निकलती है और चुंबक के अंदर इसकी दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ, तथा चुंबक के बाहर इसकी बल रेखाओं की दिशा होती है दक्षिणी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। अब हमें यह याद रखना है, देखिए नंबर दूसरे फैक्ट में हम देख सकते हैं, यह हमारे पास में चित्र हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तीसरा हम कह सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक बंद वक्र बनाती है, यानी यह बहुत ही मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र का निर्माण करती है, जबकि विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती है। यह आप कंसेप्ट अपने दिमाग में रखें। प्रश्न आ जाए विद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा में क्या अंतर है, तो मेन डिफरेंस यह है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती है, जबकि विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती। और ध्रुव के पास चुंबकीय बल की जो प्रबलता है वो ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या है, ज्यादा है। जैसे जैसे ध्रुव से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान में कमी आती है। यही हमने परिनालिका में कहा था, अक्ष से जैसे जैसे सिरे की ओर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो अब हमें यह कहा जाए चुंबकीय बल रेखाएं है क्या, तो हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करने वाली काल्पनिक बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। यह ध्यान रखें, चुंबकीय बल रेखाएं किसको दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, और यह काल्पनिक रेखाएं होती है। यह चित्र आप डायग्राम एग्जाम में बना के आ जाना।
और यह ध्यान रखना, ये चुंबक कितनी की लेनी है, जो कॉपी की आपकी 2 लाइन है उसको आप चुंबक के रूप में यूज कर सकते हैं, तो आपका चुंबक बहुत शानदार बनेगा। तो यह चौथा विकल्प आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबक है, इसको सीरियस लेना है क्योंकि 7 नंबर का मैटर है। इसमें कोई न्यूमेरिकल प्रश्न बनता नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न बनते हैं, लेकिन समझने वाले प्रश्न बनते हैं कि किस प्रकार से क्या प्रश्न है। तो वो न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपको इस आधे घंटे की क्लास में या पूर्ण घंटे की क्लास में अभी 2 टॉपिक के अंदर लेके आएंगे, 2 पार्ट्स के अंदर। आधे प्रश्न आज हैं तो आधे प्रश्न कल आएंगे, तो इनमें से कोई भी प्रश्न एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेके आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये है, किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां पे ए ऑप्शन है आपका द्रव्यमान, बी ऑप्शन आपका है चाल, सी ऑप्शन है वेग, और डी ऑप्शन है संवेग। चलिए इसके बारे में समझते हैं, यह है क्या। तो यहां सीधे सीधे शब्दों में प्रश्न आया है कि प्रोटॉन, सबसे पहले हमें यह समझना है प्रोटॉन होता क्या है। जो H+ आयन है उसको प्रोटॉन कहते हैं, यानी विलगित हाइड्रोजन परमाणु से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो बनने वाली स्पीशीज को प्रोटॉन कहा जाता है। विलगित का मतलब प्यारे बच्चों, हमारे पास में जो हाइड्रोजन है ये गैसीय अवस्था में रहेगा अकेला। इसमें से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो मेरे पास में जो स्पीशीज बनेगी वो होगी प्रोटॉन। क्या होगी, प्रोटॉन। इसकी खोज आपको पता है गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। यह ध्यान रखें, इस पर पैक का मतलब होता है प्लस, तो प्रोटॉन पे प्लस आवेश आता है। यह हमने समझ लिया। कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है। मुक्त गति का मतलब होता है कि उस पर, यानी जैसे हम कहीं गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उन पे नहीं पड़ता है, उसे कहते हैं मुक्त गति। तो यानी फ्री होके माइंड कर रहा है, जिसे हम कहा जाता है कि जैसे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, किसके कारण से होता है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की तरफ गति कर रही है तो स्वतः उसमें जो उत्पन्न होता है, यानी वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन होने से उत्पन्न त्वरण को कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। आपने 9th में पढ़ा था, जब कोई वस्तु नीचे की तरफ गति करती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन होने से प्यारे बच्चों क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यहां हम इसकी बात करते हैं, करते समय परिवर्तित होता है। पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, क्योंकि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान निश्चित होता है। द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। यानी द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी पदार्थ में उपस्थित निहित जो द्रव्य की मात्रा है वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। तो द्रव्यमान तो कोई भी पदार्थ हो, चाहे चांद पे ले जाएं चाहे अंतरिक्ष में ले जाएं, उसका द्रव्यमान क्या होगा, फिक्स होगा। यानी उसमें निहित जो है द्रव्य की जो मात्रा है वो द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान तो समय परिवर्तित होता है, यह तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है प्यारे बच्चों। लेकिन चेंज क्या होता है हमें पता है, भार, क्योंकि W बराबर हमारे पास में होता है mg, तो हमारे पास में क्या हो जाता है, उसका भार है वो क्या हो जाता है, परिवर्तन जैसे चांद पे है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, वो गुना भार वहां पे महसूस होता है। चाल, प्यारे बच्चों चाल का मतलब होता है यहां पर, चाल एज ए अदिश राशि है, जबकि किसकी तुलना कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रोटॉन की। यानी हम किसकी कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र एज ए सदिश राशि होती है। तो चाल बराबर आपने पढ़ा होगा 9th में, दूरी बट्टा समय। तो यहां पर क्या होता है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एज क्या है, अदिश राशि। अब देखिए वेग,
यह वेग एज है सदिश राशि है, चाल का दूसरा रूप है, अर्थात दूरी की जगह आता है विस्थापन, और समय क्या होता है, एजिट रहता है। एकांक समय में वस्तु ने जो विस्थापन तय किया वो वेग कहलाता है, तो वेग सदिश राशि है, आंसर यह उत्पन्न होगा। और जब कोई वस्तु चुंबकीय क्षेत्र में समान वेग से गति करती है तो क्या होता है, उसमें संवेग भी उत्पन्न होता है, तो हमारा आंसर वेग और संवेग दोनों होगा। यह आप ध्यान रखें, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम यहां पे कह सकते हैं किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है, तो वो है हमारे सामने वेग और संवेग। यानी हमें यह याद रखना है, और यह ऑप्शन आपके यदि पेपर स्टैंडर्ड लेवल का बनता है तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वेग और संवेग ऑप्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो वेग ज्ञात करने का सूत्र होता है विस्थापन बट्टा समय, और संवेग का प्यारे बच्चों क्या होता है, संवेग p होता है, p बराबर होता है mv। यहां पर ये इनके फॉर्मूले होते हैं, ये तो इन पे ज्यादा फोकस करने की है नहीं, आप इतना ही ध्यान रखिए जब प्रोटॉन मुक्त रूप से गति करता है चुंबकीय क्षेत्र में दो चीजें परिवर्तित होती है, वो वेग है और संवेग है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। चलिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार विद्युत मोटर का 3 नंबर का प्रश्न आ चुका था, तो यहां पे ये 1 नंबर के प्रश्न में आएगा, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है, विभक्त वलय की क्या भूमिका है, क्या भूमिका है, विभक्त वलय की क्या भूमिका है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए यहां पर जो विद्युत मोटर में विभक्त वलय बने हुए होते हैं, हमने पढ़ा था R1 और R2 होते हैं, इस प्रकार से यह विभक्त वलय होते हैं और यह काम करते हैं दिक् परिवर्तक का, दिक् परिवर्तक का। तो हम यहां क्या कह सकते हैं, विद्युत मोटर में लगे हुए विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का काम करते हैं, जो कुंडली में विद्युत धारा की दिशा को बदल देते हैं। यानी कुंडली में प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद में क्या कर देते हैं, विद्युत धारा की दिशा को बदल देते हैं। तो चलिए इसको आप उतार भी ले अच्छे से, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आने की प्रबल संभावना हो जाए। तो यहां पे हम लिखेंगे विभक्त वलय। प्यारे बच्चों विभक्त वलय होते क्या हैं, यह विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं, दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं, जो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली में विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं। तो बताइए प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक का काम कौन करते हैं, तो आंसर आएगा विभक्त वलय। ध्यान रखें सर्पी वलय का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में होता है, और यहां पर विभक्त वलय का काम कहां पे होगा, विद्युत मोटर में होगा। लेकिन यदि हमें डीसी का प्रयोग करना है विद्युत जनित्र में, तब हम विभक्त वलय का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह आपका आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाला कौन सा स्रोत है। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी को उत्पन्न करने वाला कौन सा स्रोत है। तो चलिए इस प्रश्न को लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाला स्रोत है। प्रत्यावर्ती धारा को कौन उत्पन्न कर सकता है, तो यहां पे हम कह सकते हैं आंसर में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। यह ध्यान रखें
यानी प्रत्यावर्ती धारा का मतलब एसी होता है। हमारे घरों में जो एसी आती है वो 50 हर्ट्ज की होती है और इसकी वोल्टता होती है 220 वोल्ट। यह भी प्रश्न ध्यान रखें, जो हमारे घरों में एसी आती है उसका नाम यानी प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका मान आवर्ती में 50 हर्ट्ज होगा और इसकी वोल्टता होगी 220 वोल्ट का ये काम होता है। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करता है। प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है? ऐसी धारा, ऐसी विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ बदलता है, यानी इस प्रकार से बदलता है, कभी प्लस माइनस प्लस और माइनस, तो यह प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो चलिए यह प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित हैं। प्रश्न नेक्स्ट है हमारा, तांबे की कुंडली किस्यून, तांबे की कुंडली, तांबे की कुंडली चुंबकीय, चुंबकीय प्रेरित विद्युत धारा, विद्युत धारा की दिशा, की दिशा कितने परिभ्रमण के बाद बदलती है? कितने परिभ्रमण के बाद बदलती है? बदलती है। तो यहां पे है तांबे की कुंडली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के बाद बदलती है? तो यह आपके जहन में आ गया होगा, विद्युत मोटर है जिसमें लगे हुए ब्रूस प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद अपनी दिशा बदल देते हैं, जिसमें उसमें लगे हुए दिक् परिवर्तक हैं, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद अपनी दिशा को क्या कर देते हैं? विद्युत धारा की दिशा को बदल देते हैं। तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा आधे घूर्णन के बाद, यानी आधे ब्रैकेट में 1/2 घूर्णन के बाद यहां पर विद्युत धारा की दिशा है वो बदल दी जाती है। तो यह प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, विद्युत मोटर से लिया गया था और किस प्रकार से उसकी दिशा बदली जाती है और क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, विद्युत परिपथ तथा संधारित्रों में समान उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपाय बताइए। तो यहां पर हमारे पास में है, नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत परिपथ तथा संधारित्रों, यानी इसका वर्ड होता है उपकरण, उपकरण में सामान्य, में सामान्य उपयोग होने वाले, उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपाय, 2 सुरक्षा उपाय बताइए। ध्यान रखें यह इस बार 100% प्रिंट पेपर में छपने की उम्मीद है। विद्युत परिपथ तथा उपकरण में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपाय बताइए, यानी विद्युत परिपथ में हम क्या जोड़ें कि उनको हम यदि किसी भी प्रकार का फॉल्ट हो जाए तो हम इस सुरक्षा से बच सकते हैं, हमें कोई झटका नहीं लगे या विद्युत परिपथ को ज्यादा नुकसान नहीं हो। तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर है नंबर 1 तो हो जाएगा फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। नंबर दूसरा हमारे पास में हो जाएगा भू संपर्कित जो तार हैं उनका उपयोग हमें क्या करना है? भू संपर्क तार, यानी जो हैं भू संपर्क तार, इनका उपयोग हमें करना चाहिए। फ्यूज जो होता है इन्हें विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और फ्यूज में बना हुआ तार क्या होता है प्यारे बच्चों? ये पीबी प्लस एसएन का बना हुआ होता है, लेड व एसएन का बना हुआ होता है टिन का, यानी हम कह सकते हैं ये जो है लेड व टिन का बना हुआ होता है। ध्यान रखें ये लेड और टिन का बना हुआ होता है, इसके गलनांक का मान बहुत ही कम होता है। जैसे ही विद्युत फ्यूज में आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा बहने लग जाती है तो यह तार गल जाता है, जिससे विद्युत परिपथ से इसका संपर्क टूट जाता है और जिससे हम इस विद्युत परिपथ को सुरक्षा से क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है भू संक्रमण तार,
यानी हमने पहले ही कहा था यह नीले रंग का तार होता है, जो क्या करते हैं, जो धातु के जितने भी जो उपकरण होते हैं जैसे फ्रेश हैं, विद्युत केतली हैं, हीटर हैं या फ्रिज हैं, उनमें से क्या किया जाता है कि एक तार होता है जो धातु के उपकरणों से उस तार को पृथ्वी के अंदर किसी धातु के पात्र से संपर्क बना दिया जाता है। आवश्यकता से अधिक विद्युत विभव होने पर यह विद्युत विभव पृथ्वी में चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी की जो विद्युत विभव की जो धारिता होती है वो अनंत होती है। इस प्रकार इस कॉम्बिनेशन से हमारे जो विद्युत परिपथ है और उपकरण है उसको आसानी से बचाया जा सकता है। तो यह भी आपके लिए प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इसको भी आप नजरअंदाज न करें। और न्यू कंसेप्ट क्लासेस तमाम विद्युत चुंबक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, जिनमें से 7 नंबर के आपके 100% वो प्रश्न छपने की पूरी उम्मीद है। चलिए इस प्रश्न के बाद में हम लाते हैं कि यानी घरेलू विद्युत परिपथ में प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहां पे यह भी प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। अतिभारण का मतलब होता है जब किसी हमारे घरेलू जो विद्युत परिपथ होते हैं उसमें आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा बहने लग जाती है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है, उसे हम अतिभारण कहते हैं। यानी चालक विद्युत परिपथ में आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होने से शॉर्ट जो सर्किट होता है उसे अतिभारण कहते हैं। यह कब हो सकता है, हमने पहले ही बताया था कि जब विद्युन्मय तार अर्थात जो हमारे पास में है धनावेशित तार व दूसरा हमारे पास में है उदासीन तार यानी ऋणावेशित तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, तो यहां पे क्या हो जाता है, अतिभारण क्या हो जाता है, होने की संभावना होती है, यानी अतिभारण हो जाता है। बताइए कमेंट में विद्युन्मय तार और उदासीन तार के रंग क्या होते हैं। तो पहली तो बात हम ये कह सकते हैं, अतिभारण से बचने के लिए हमारे विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार व उदासीन तार को इस प्रकार से जोड़ें कि वे एक दूसरे का संपर्क ना कर सके। पहली बात तो ये, चाहे आपने फ्यूज जोड़ दिया लेकिन यह तार अर्थिंग कर रहे हैं तो वहां पे फ्यूज भी उड़ना पड़ेगा उसको। तो यहां पे पहला पॉइंट यह हो सकता है, हम लगा सकते हैं अतिभारण से बचने के लिए हमें निम्न सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। पहला हमारा पॉइंट होगा, विद्युन्मय तार व उदासीन तार को इस प्रकार से जोड़ें कि वे एक दूसरे को स्पर्श ना करें, पहला पॉइंट ये। दूसरा होता है विद्युन्मय तार व जो है मेन स्विच के पास विद्युन्मय तार में उचित सामर्थ्य का फ्यूज तार जोड़ना चाहिए। यानी जो हमारे पास में दूसरा पॉइंट है वो यह है कि मेन जो स्विच के पास में जो विद्युन्मय तार आता है उसके पास में उचित सामर्थ्य का फ्यूज जोड़ना चाहिए। तो चलिए यहां दूसरा आप फैक्ट लिख सकते हैं, मेन स्विच के पास विद्युन्मय जो तार जुड़ा है उनके पास उचित सामर्थ्य का फ्यूज जोड़ना चाहिए। नीचे लिख सकते हैं, इन दो कारणों के द्वारा हम घरेलू विद्युत परिपथ में को अतिभारण से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह इस प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया हुआ मिलेगा। 1 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको कहेगा कि दिए गए चित्र में इस प्रकार से आपको चुंबकीय क्षेत्र दे दिया और यहां इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन। अगला कहे दिए गए चित्र में इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है, गति कर रहा है,
तो लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो यहां ऑप्शन है ए, कागज तल में, कागज तल में ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। नंबर बी, कागज तल में अंदर की ओर, अंदर की ओर। नंबर सी, पूर्व दिशा में। नंबर डी, पश्चिम दिशा में। चलिए, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यदि पेपर अच्छा स्टैंडर्ड का बनता है तो यहां समझते हैं। यहां पे यह सबसे पहले तो यह समझे आप, यह है क्या, यह चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो बताइए मुझे, इस चुंबकीय बल रेखाओं को देखते हुए कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव होगा, कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। तो हम कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव सिरा यह होगा और दक्षिणी ध्रुव सिरा यह होगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं इधर से निकल के इधर की तरफ जा रही है। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है चुंबक के बाहर। अब हम यहां पे कह रहे हैं ये क्या है, तो यह इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा है। अर्थात हम कह सकते हैं सबसे पहले यह माना गया था कि धनावेश की जो दिशा है वो विद्युत धारा की दिशा है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। बाद में जे थॉमसन जी आते हैं, वो पूरे इलेक्ट्रॉन की खोज करके पूरे ब्रह्मांड में नई हिस्ट्री रच देते हैं। तब वहां पे यह बात सामने आती है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, यानी विद्युत इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा को, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में ही विद्युत धारा की दिशा होती है। तो यहां पे हम कह सकते हैं, मान लीजिए ई इधर जा रहा है तो आई की दिशा इधर होगी, ई यदि इधर जा रहा है तो आई की दिशा इधर होगी, यानी विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। तब आपने यह भी पकड़ लिया कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है तो आई की दिशा इधर होगी। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि आई जब ऊपर जा रहा है, तो चलिए हम एक चित्र हमने इस प्रकार बनाया था विद्युत मोटर में, एन और एस, और इस प्रकार से आपने कुंडली बनाई थी और आई ऊपर लगाया था। अब आप चित्र बता सकते हो। तो यहां पे कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें पते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या होगा, जैसे ही आप अपना वाम हस्त नियम यानी अपना जो बायां हाथ है वो रखेंगे, तो देखिए यहां पर आप विद्युत धारा की दिशा जो है यह है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इस प्रकार से है। ये रख के देखना, क्योंकि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, यानी इन तीनों के बीच में एक दूसरे के मध्य 90 डिग्री का जब कोण बनेगा, ये आई की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो देखिए अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है। और हम यहां पर भी कह रहे हैं, हमने पढ़ा था विद्युत मोटर का, आप अच्छे से जब अवकलन करोगे तो जब विद्युत धारा ऊपर जा रही है, ये वाला सिरा किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो कागज तल में अंदर की ओर चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो यहां पर यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि अगला विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा को इस प्रकार से कर दे, तो विद्युत धारा की दिशा नीचे हो जाएगी, तो चुंबकीय बल की दिशा कागज तल में बाहर की ओर होगी। तो यानी यह आप समझ जाना किस प्रकार से क्या डायरेक्शन में दिया हुआ है। चलिए, यह प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लघु पतन पे, क्योंकि इस बार एग्जामिनर का जो टॉपिक है वो रहेगा लघु पतन या विद्युत जो परिपथ है उसके बारे में रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान। नेक्स्ट है लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब भी लघु पतन होता कब है, जब धनावेशित तार और ऋणावेशित तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, अर्थात उदासीन तार और विद्युन्मय तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं। तो हमने देखा है कि अचानक घर की लाइटें चली जाती है और वहां पर बहुत, जब लाइट जाती है उससे पहले बहुत बड़ी चिंगारियां उछलती है। तो ये क्या होता है कि अचानक वहां पर विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, अचानक बढ़ जाता है। और कब बढ़ जाएगा अचानक, जब प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, शून्य। तो हम कहेंगे लघु पतन, पहले तो लिखना है लघु पतन होता क्या है, तो लिखेंगे लघु पतन
अतिभारण के दौरान जब धनावेशित व ऋणावेशित तार आपस में संपर्क में हो जाते हैं तो इस घटना को लघु पतन कहते हैं। वह लघु पतन के दौरान चालक तार में विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, वह प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, यही कहा जाता है लघु पतन। तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, अचानक बढ़ जाएगा। तो यह आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा। लघु पतन होता कैसे है, जब धनावेशित तार और ऋणावेशित तार आपस में टच हो जाते हैं तो लघु पतन की शिकायत आती है। चलिए नेक्स्ट है, किस उपकरण द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सुनिश्चित होती है। प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सुनिश्चित होती है। तो चलिए हम इस प्रश्न को समझते हैं। तो यानी यहां पे यह कह रहा है कि विद्युत धारा का परिमाण नहीं बताना है हमें, केवल विद्युत धारा की दिशा बतानी है। तो केवल विद्युत धारा की दिशा बताने वाला कौन होगा, वो होगा गैल्वेनोमीटर। ध्यान रखें, दिष्ट धारा जो हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उसमें गैल्वेनोमीटर काम में लिया जाता है। ये प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। तो यहां पर एमीटर नहीं आएगा। एमीटर क्या करता है, ये विद्युत धारा के परिमाण को बताता है कि मेरे अंदर कितनी विद्युत धारा गुजरेगी। वो यदि यहां आ जाए, किस उपकरण द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा के परिमाण को बताया जाता है यानी मान को बताया जाता है, तब आंसर होगा एमीटर। यहां प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति, केवल यह इतना ही बताता है मेरे अंदर विद्युत धारा आ रही है चालक तार में या नहीं, ये बस इतना ही बताता है। ये नहीं बताता कितने एम्पियर की आ रही है, केवल उस दिशा को बताता है। वो आंसर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर। जैसे सपोज कीजिए आपको इस प्रकार का परिपथ दे दें यहां पे, और यहां पे जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर। तो अब आपको कहे बताओ गैल्वेनोमीटर की विद्युत धारा की दिशा कैसे होगी। तो देखिए गैल्वेनोमीटर भाई साहब भी अजब काम करते हैं। जब विद्युत धारा इनके पास में आती है तो ये इससे लड़ने जाते हैं, जब विद्युत धारा दूर जाती है तो इसके पीछे पीछे जाते हैं। आजा आजा अब की बार गलती होगी, अब कौन करा। तो ऐसे मैटर के अंदर क्या होगा, इसमें विद्युत धारा की दिशा ऐसे होगी। ध्यान रखें, धारा आ रही है तो इसकी दिशा में ही ये देखिए जा रहा है। और यदि विद्युत धारा की दिशा चालक तार में ऐसे वापस गई तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए चालक तार है, देखिए यहां से चली गई तो ये गैल्वेनोमीटर इसका पीछा करेगा। अर्थात यहां पर गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा के ये क्या करता है, दिशा को दर्शाता है। तो हम कहेंगे यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप भी बदल जाता है, यह भी ध्यान रखें। तो प्रश्न यह आ सकता है, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए तो गैल्वेनोमीटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप की दिशा बदल जाएगी, अर्थात इसमें विक्षेप भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। और आपको कहा जाए कि इस प्रकार से आपके पास में एक कुंडली है, यहां पे यहां गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और बताइए इसमें विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। तो आप कहेंगे यह कुंडली एक क्या है, खुला परिपथ बनाती है, और जब खुला परिपथ बनाती है तो इसमें आई का मान शून्य होगा। तो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप होगा वो सीधी कंडीशन में रहेगा, यानी नॉर्थ और साउथ में रहेगा। गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा। जब किसी कुंडली में किसी भी प्रकार की विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत धारा नहीं बहती है तो गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं होता है। तो चलिए यह आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, चुंबकीय बल रेखाएं हमें चुंबकीय बल रेखाएं बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं
बनाती है। क्या बनाती है? नंबर ए ऑप्शन है सरल वक्र, दूसरा बंद वक्र, बंद वक्र, नंबर तीसरा त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार वक्र, चौथा केवल वक्र, केवल वक्र। तो अभी हमने इसी की चर्चा की, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती है, जबकि विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या बनाती है? खुला वक्र बनाती है। तो यह ध्यान रखें, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यू कंसेप्ट क्लासेज की तरफ से जो विद्युत चुंबक के बारे में इन प्रश्नों का समावेश किया गया था। कल जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इनका अध्ययन करेंगे तो विद्युत चुंबक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो तमाम प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे। तो इनको पढ़ते रहें, देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।